अब खबरें विस्तार से। चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक खत्म हो गई है। नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। भोपाल में यह महत्वपूर्ण बैठक चल रही थी। इसका अपडेट इस वक्त यह कि यह बैठक खत्म हो चुकी है। इस बैठक में ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, फग्गन सिंह कुलस्ते वो भी शामिल थे। हालांकि अब वो बैठक से धीरे धीरे रवाना हो रहे हैं। लगातार न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की नजरें इस बैठक पर बनी हुई थी। जैसा कि हमने आपको बताया कि जन आशीर्वाद यात्रा 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की यह यात्रा है और ज्यादा से ज्यादा इसका असर पड़े, व्यापक असर पड़े, इसे लेकर मंथन, क्षेत्रवार चुनावी रणनीति को लेकर इस पर मंथन होना था। और अब धीरे धीरे क्या कुछ इस बैठक में हुआ है। चुनाव प्रबंधन समिति की जो बैठक हुई नरेंद्र सिंह तोमर की अगुवाई में, उसमें क्या कुछ निकल कर आया वो भी हम आगे आपको बताएंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, फग्गन सिंह कुलस्ते ये रवाना हो चुके हैं। तमाम जो मध्य प्रदेश बीजेपी से जुड़े नेता थे वो इस बैठक का हिस्सा बने और अब धीरे धीरे इनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चुनावी रणनीति के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक मानी जा रही थी। आज की इस बैठक के बाद जमीन पर किस तरीके से काम होगा, कैसे केंद्र की योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा, मध्य प्रदेश की जो माइलस्टोन योजनाएं रही हैं उनसे कैसे लोगों को फायदा मिला है और मिलेगा, इसको लेकर चर्चा होगी। जन आशीर्वाद यात्रा, नाम आशीर्वाद है और कोशिश में यह होगी कि वोटर का पूरा आशीर्वाद बीजेपी के खाते में जाए। इसे लेकर ये पूरी रणनीति तय की जा रही है। जन आशीर्वाद यात्रा के अलावा खबर इस तरह की भी थी कि टिकटों को लेकर जो दूसरी सूची आ सकती है उसे लेकर भी इस दौरान कुछ चर्चा हो सकती है। तो बैठक में तमाम दिग्गज पहुंचे हुए थे। बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब धीरे धीरे बैठक से बड़े नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। चुनाव प्रबंधन समिति की महत्वपूर्ण बैठक और अब यह खत्म हो चुकी है। सबसे पहले अपडेट न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको बता रहा है। नेताओं के निकलने का सिलसिला शुरू। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया निकल चुके हैं, भूपेंद्र यादव निकल चुके हैं, फग्गन सिंह कुलस्ते रवाना हो गए हैं और इसी तरह सिलसिलेवार एक के बाद एक नेता निकल रहे हैं। क्या कुछ इस बैठक में हुआ वो हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तमाम जो दिग्गज नेता हैं मध्य प्रदेश बीजेपी से जुड़े, प्रबंधन समिति से जुड़े, चुनावी कैंपेन से जुड़े, जन आशीर्वाद यात्रा से जुड़े, ये तमाम नेता इस बैठक का हिस्सा रहे हैं। अब ये बैठक खत्म हो चुकी है। क्या कुछ इस बैठक का अपडेट है वो भी हम अपने दर्शकों तक बस पहुंचाने वाले हैं। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर, तमाम जो नेता हैं उनके निकलने का सिलसिला शुरू हो चुका है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या अपडेट? बैठक खत्म गई है और अभी हमने जो केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते उनसे बात की। इसके अलावा अभी बैठक स्थल से ज्योतिरादित्य सिंधिया भी निकल चुके हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी निकल चुके हैं और इसके अभी कुछ नेता जरूर बैठे हुए हैं। और हमने अभी फग्गन सिंह कुलस्ते से बात की तो उन्होंने कहा है कि जो बैठक जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर चर्चा हुई है कि किस तरह का रोड मैप रहेगा और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि कहीं ना कहीं जो वन नेशन वन इलेक्शन वाली जो बात आ रही है तो उसको लेकर कहा है कि अगर ये होता है तो अच्छी बात है। और कहीं ना कहीं बैठक में भी वरिष्ठ नेताओं के बीच इसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो ये सब मुद्दों पर आज चर्चा हुई है और इसके अलावा पूरा जो आज का बैठक का मुख्य मकसद था कि जन आशीर्वाद यात्रा को किस तरह से रोड मैप फाइनल करना और कौन कौन नेता कहाँ रहेगा, उस सारे मुद्दों को लेकर आज चर्चा हुई है। और ये तय है शैलेंद्र की इस बैठक के खत्म होने के साथ जमीन पर आक्रामक रणनीति और उस रणनीति का इंप्लीमेंटेशन किसके हाथों में होगा, किस तरह से होगा, यह बिल्कुल साफ हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बैठक में आज बड़ा ही साफ है क्योंकि जन आशीर्वाद यात्रा को इस बार भाजपा ने पूरा स्वरूप ही अलग दिया है। इस बार एक जगह से यात्रा ना निकलकर 5 अलग अलग यात्राएं हो रही है और बिल्कुल भाजपा एक तरह से इस कैंपेन को इस तरह चलाएगी कि हल्ला बोल तरह से कि सब जगह पर सारे बड़े नेता एक साथ नजर आएंगे। यहाँ तक कि जो अलग अलग राज्यों में भाजपा शासित सरकार के जो सीएम है वो सब नजर आएंगे। किसी सभा में, किसी रोड शो में आदित्यनाथ योगी नजर आएंगे, कहीं पर मतलब जितने भी प्रमुख नेता हैं, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हो या अनुराग ठाकुर हो या जो बड़े मॉस लीडर या जो माने जाते हैं कि भाजपा को, वो सब
जाहिर तौर पर एक साथ सारे प्रयास। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर गुना में बीजेपी को झटका लगा है। एक और संध्या समर्थक ने बीजेपी छोड़ दी, अंशु रघुवंशी। बीजेपी से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। पूर्व विधायक स्वर्गीय देवेंद्र सिंह रघुवंशी की बेटी है अंशु रघुवंशी का यह कहना है कि सम्मान नहीं मिल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में वो शामिल हुई थी। कल कमलनाथ की मौजूदगी में कांग्रेस में शामिल हो सकती हैं अंशु रघुवंशी। 48 घंटों के अंतराल में यह तीसरा ऐसा घटनाक्रम है जिसमें पार्टी छोड़ी गई है। विपक्षी गठबंधन इंडिया की तीसरी बैठक मुंबई में हुई। मुंबई से यह मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम एकजुट हैं, 2024 में हमारी जीत तय है। लेकिन बीजेपी का आरोप यह है कि तीसरी बैठक के बाद भी विपक्ष के पास विजन तो है ही नहीं। चुनाव समय के पहले भी हो सकता है कि हम सब एकजुट होकर के मोदी जी को हटा के ही हम दम लेंगे। मुंबई से निकला मैसेज, इंडिया का प्लान तैयार, एकजुटता का संकल्प, सवाल हजार, चुनौतियां बेशुमार। 24 की डगर, किसका है डर? 2024 की जंग तेज होती जा रही है। एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन की मुंबई में 2 दिन की बैठक में आगे की रणनीति तय की गई। बैठक में गठबंधन के 13 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन हुआ। हालांकि अभी इसका कन्वेनर नहीं बनाया गया है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई मीटिंग में इंडिया गठबंधन में रेजोल्यूशन पास किया गया, जिसमें सीट शेयरिंग से लेकर प्रचार अभियान पर चर्चा की गई। जहां तक संभव हो इंडिया के सदस्य मिलकर लड़ेंगे। सीट बंटवारे की व्यवस्था तुरंत शुरू होगी। सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर देश भर में रैली निकालेंगे। कई भाषाओं में जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया थीम से अभियान चलाएंगे। मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने गरीबों से चोरी करके लाखों करोड़ कमाए। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। खड़गे ने बड़ा आरोप लगाया कि देश तानाशाही की तरफ जा रहा है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। ये देश चलाने की रीत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता डिक्टेटरशिप की तरफ जा रहे हैं। लोगों को नहीं दिखना वो पूरा, लेकिन सीएजी रिपोर्ट में दिखाया है कितने करोड़ घपले हो गए हैं। तो उनका करप्शन इनविजिबल है और वो हमेशा अपनी बात ये कहते हैं कि मैं किसी को न खाऊंगा न किसी को खाने दूंगा, लेकिन खाने तो सबको दे रहे हैं। अपने को जो चाहते हैं उनको तो दे रहे हैं, लेकिन लोगों को भूखे मार रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं दे रहे। तो इसके लिए हम आवाज उठाए और उसके तहत हम काम करना है। आगे भी हमारी कहाँ मीटिंग होगी हम तय करने वाले हैं। जल्द से जल्द वो भी मीटिंग होगी और बाकी के जो विषय हम आपके सामने रखे हैं मुद्दे, उनके ऊपर हम लड़ते रहेंगे। वो डराने की कोशिश करते हैं, हम डरेंगे नहीं, ये हमारा वायदा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि अगर सब एकजुट रहते हैं तो बीजेपी का जीतना नामुमकिन है। गठबंधन में आपसी रिश्ते मजबूत हुए हैं। 2 मीटिंग में यह साबित हो गया कि आपसी मतभेद दूर करके साथ काम किया जा सकता है। I can see that there is flexibility among all the leaders in the way we are approaching things. There are differences, of course, but I am extremely impressed by the way those differences are minimized and ironed out. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि ये लोग देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं, लेकिन हम सब मिलकर ऐसा नहीं होने देंगे। नीतीश ने एक बार फिर कहा कि लोकसभा चुनाव समय से पहले भी हो सकते हैं, इसीलिए अब सब काम पर लगेंगे। आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए।
अब तो हम यही चाहते हैं कि अब तेजी से काम हो। तो आज ही तय कर लिया है लोगों ने कि अब तेजी से हम लोग अभी से शुरू कर देंगे। अब कोई ठिकाना नहीं है, चुनाव समय के पहले भी हो सकता है, कोई ठीक नहीं है, इसलिए हम लोगों को भी तो अलर्ट रहना पड़ेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन से एनडीए घबरा रहा है, अब गठबंधन तोड़ने में बड़ी बड़ी ताकतें लग जाएंगी। केजरीवाल ने कहा कि इंडिया गठबंधन के किसी भी सदस्य को कोई पद नहीं चाहिए, हम सब देश को बचाने के लिए एकजुट हुए हैं। सारी मीटिंग्स हुई हैं, किसी की किसी के साथ लड़ाई नहीं है, और यहां पे जितने लोग बैठे हैं कोई पद के लिए नहीं आया, सब 140 करोड़ लोगों के इस भारत देश को बचाने के लिए आए हैं, इसको तरक्की के रास्ते पे ले जाने के लिए आए हैं। सूत्रों के मुताबिक इंडिया गठबंधन की मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई है कि उन 326 सीटों पर एक राय करके एक उम्मीदवार उतारा जाए, जहां 2019 में अलायंस के उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। इसके अलावा SC, ST और OBC वोटर्स पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। इंडिया के दल पिछली बार 326 सीटों पर दूसरे नंबर पर थे। 326 सीटों पर बीजेपी के मुकाबले एक मजबूत उम्मीदवार उतारा जाए। SC, ST, OBC को काफी अहमियत दी गई। खड़गे को यूपी में मायावती की जगह प्रोजेक्ट कर सकते हैं। इधर इंडिया की इस बैठक पर बीजेपी की तरफ से भी बयान आया है। बीजेपी का कहना है कि इतनी बैठकों के बाद भी अब तक देश के लिए विपक्ष का विजन क्या है वो तक सामने नहीं आ पाया है। ये तीसरी बैठक थी। पटना, बेंगलोर, मुंबई, इस पूरे बैठक में तीसरी बार क्या आपको भारत का कोई विजन दिखाई पड़ा? क्या गरीबों के कल्याण के लिए कोई प्रामाणिक विकल्प सामने आया? वही गठबंधन है जो केवल सत्ता की लालच के लिए, कुर्सी की लालच के लिए और मोदी जी के प्रति जो असीम प्रेम देश की जनता है उसके भय से और जलन से पूर्ण कमंडल के लोग सारे एक साथ इकट्ठा हो गए। देश की जनता ने इनका पर्दाफाश कई बार किया है और 2023 के चुनाव में और 24 के चुनाव में दोबारा देश की जनता इनका पर्दाफाश करेगी, क्योंकि देश की जनता के दिल में भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जिन्होंने गरीब कल्याण, सेवा भाव और विकास की एक नई अलख पूरे देश में जगाई। मुंबई की बैठक में विपक्षी गठबंधन ने एकजुटता का संकल्प लिया है, लेकिन गठबंधन का संयोजक अभी तय नहीं हुआ। गठबंधन का लोगो भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का भी इंतजार है। इस बीच वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा फिर से छेड़ दी गई। केंद्र ने इसके लिए कमेटी भी बना दी है। 2024 के महासंग्राम के लिए विपक्षी गठबंधन रणनीति को धार देने की कोशिश में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मोदी सरकार देश में चुनाव सुधार की दिशा में कदम बढ़ाती दिख रही है। कहा यह जा रहा है कि एक देश एक चुनाव का कानून बनाया जा सकता है। इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक समिति का गठन किया गया है। सवाल यह भी कि क्या विपक्षी गठबंधन इंडिया को इस पहल से चिंता होनी चाहिए। चर्चा यह भी है कि क्या विपक्षी गठबंधन के लिए यह मोदी का चक्रव्यूह है, वन नेशन वन इलेक्शन का आइडिया। देश में एक साथ होंगे चुनाव, केंद्र ने बनाई कमेटी, किसे फायदा किसे नुकसान, वन नेशन वन इलेक्शन। देश में एक बार फिर एक देश एक चुनाव की बात जोरों पर होने लगी है। इस बार केंद्र ने एक कमेटी भी बना दी है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। केंद्र सरकार ने 18 सितंबर से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र भी बुलाया है। संभावना है कि सत्र में केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव पर बिल भी ला सकती है। केंद्र की बनाई कमेटी एक देश एक चुनाव के कानूनी पहलुओं पर गौर करेगी, साथ ही इसके लिए आम लोगों से भी राय लेगी। इस बीच भाजपा के अध्यक्ष JP नड्डा पूर्व राष्ट्रपति कोविंद से मिलने उनके आवास पर पहुंचे। एक देश एक चुनाव पर पक्ष और विपक्ष की अपनी अपनी राय है। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदे, पैसे की बर्बादी रोकना,
बार बार चुनाव से छुटकारा, नहीं रुकेगी विकास कार्यों की गति, काले धन पर लगेगी लगाम। वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। पीएम मोदी खुद कई बार कह चुके हैं कि बार बार चुनाव होने से पैसों की काफी बर्बादी होती है। 1951-52 के पहले लोकसभा चुनाव में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। इसके अलावा करीब करीब हर साल कहीं ना कहीं किसी राज्य में विधानसभा के भी चुनाव होते हैं। इस पर भी भारी भरकम खर्च होता है। साथ ही पूरी मशीनरी साल भर किसी न किसी चुनाव में व्यस्त रहती है। वन नेशन वन इलेक्शन से एक ही वोटर लिस्ट होगी और देश के संसाधन विकास कार्यों में योगदान देंगे। बार बार चुनाव होने से आचार संहिता भी लग जाती है। इससे सरकार नीतिगत फैसले नहीं ले पाती और विकास के कार्यों पर ब्रेक लग जाता है। एक तर्क ये भी दिया जाता है कि इससे काफी हद तक काले धन पर रोक लगेगी। और हर 2 महीने पर आचार संहिता, अब 3 राज्यों में चुनाव होंगे, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा। उन 3 राज्यों में कोई विकास का काम नहीं हो सकता है। तो अगर सभी चुनाव अगर एक साथ अगर होते हैं तो विकास की गति भी तेज होगी, खर्च भी बचेगा और मतदान का जो प्रतिशत है उसमें भी भारी वृद्धि होगी। और देखिए, देश का मतदाता बहुत जागरूक है, उसके मालूम है कि विधानसभा में किसको वोट देना, लोकसभा में किसको। एक देश एक चुनाव के आइडिया के विपक्ष में भी कई तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि इससे राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में मतभेद बढ़ सकते हैं। इससे राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा हो सकता है, जबकि रीजनल पार्टियों को नुकसान होने की आशंका है। दूसरी बात यह है कि अगर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ होंगे तो नतीजे आने में काफी देर होगी। इससे राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी, जिससे आम जनता को नुकसान होगा। एक बड़ी आशंका ये भी जताई जा रही है कि पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन के नुकसान, राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों में मतभेद बढ़ सकते हैं। इससे सिर्फ राष्ट्रीय पार्टियों को फायदा हो सकता है। इससे रीजनल पार्टियों को नुकसान होने की आशंका है। नतीजे आने में देरी होगी तो राजनीतिक अस्थिरता बढ़ेगी। पूरे देश में एक ही पार्टी का शासन हो सकता है। है तो देश को भटकाने का काम ना करें। ये आप देख रहे हैं लगातार जब से इंडिया समिट शुरू हुआ है, 9 साल तक इनको किसी तरीके का दुख या दर्द अपनी बहनों के लिए नहीं हुआ। 450 पे छाती पीटने वाले लोग 1150 तक सिलेंडर का दाम लिया और 200 रुपए कम कर राहत की सांस बता रहे हैं। चलिए, जनता का फायदा हुआ, खुशी की बात है। दूसरे दिन अनाउंस कर रहे स्पेशल सेशन होगा। अरे भाई साहब, किस बात का स्पेशल सेशन होगा? वन नेशन वन इलेक्शन की वकालत लॉ कमीशन भी कर चुका है। लॉ कमीशन ने 2018 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इस रिपोर्ट में उसने देश में एक चुनाव कराए जाने की ये कहते हुए वकालत की थी कि एक चुनाव देश के प्रशासनिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए मुफीद होंगे। लॉ कमीशन ने कहा था कि एक देश एक चुनाव इसलिए फायदेमंद होगा क्योंकि ये देश को लगातार चुनावी स्थिति में पड़े रहने से बचाएगा। ये जो भी प्रोसीजर है, एक्ट जो भी बनेगा, वो पार्लियामेंट में पेश होगा और उस पर डिस्कशन होगा। अपोजिशन के, इनके सबके जो है उसमें जो भी हैं आइडियाज हैं, जो उनके सबमिशन है, सब लिए जाएंगे और उसके बाद ही तो एक्ट पास हो गए। तो क्या इस एक्ट को चुनौती दी जा सकती है या इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में कहीं भी चुनौती दी जा सकती है? इस साल कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। अगले साल लोकसभा चुनाव की बारी है। सभी दल अपनी तैयारियों में जुटे हैं। विपक्षी गठबंधन INDIA भी मुंबई में 2024 की रणनीति बना रहा है। विपक्षी दलों में भी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक राय नहीं है। ऐसे में केंद्र सरकार की गुगली विपक्षी दलों को मुश्किल में डाल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।